हाय हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका पाठशाला ऑफ सोनी सर के यूट्यूब चैनल पर। और मैं नीतीश स्वागत करता हूं आपका आपकी अपनी सीडीपी की क्लास में। दोस्तों, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने आपका परिचय मनोविज्ञान से कराया, आपको ये बताया कि क्या होता है मनोविज्ञान। फिर उसी के बारे में आपको बताया कि क्या होता है शिक्षा मनोविज्ञान जो कि मनोविज्ञान का ही एक अंश है। हम पढ़ते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने के बाद हमने वृद्धि और विकास से आपका परिचय कराया। हमने जाना क्या होता है वृद्धि और क्या होता है विकास। वृद्धि और विकास जानने के बाद हम आगे बढ़े तो हमने लिया कोहलबर्ग के बाद वाइगॉत्स्की के बाद पियाजे के अंदर में हमने कंप्लीट किया आपका उनके तीनों सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, भाषा एवं विचार का सिद्धांत और पियाजे का सबसे फेमस द प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उसके बाद हमने आपके लिए लिया एक लाइव प्रैक्टिस सेशन जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए, पूरा का पूरा टॉपिक जितना अभी तक पढ़ा था उसको कवर किया। इतना सब पढ़ने के बाद आज हम लेकर चले हैं एक नया टॉपिक जो कि आपके सीडीपी में 1 नंबर ऑलमोस्ट कवर करता है। सीटेट की बात हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वंशानुक्रम और वातावरण। आज हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम और वातावरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। सीटेट में बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कम से कम पेडागोजी और वो क्या कहते हैं थ्योरी मिला के इस आपके बनते हैं कम से कम 3 नंबर। और अगर बात करें टेट और सीटेट की तो आप उसमें टेट की और सुपर टेट की तो कम से कम टेट में 2 नंबर और सुपर टेट में 1 नंबर। कंबाइंड है ये दोनों टॉपिक जो कि टेट और सुपर टेट दोनों पूछता है। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। आइए आपका परिचय कराते हैं वंशानुक्रम से। सबसे पहले हम वंशानुक्रम को इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी। परिभाषा तो लिखिए, परिभाषा समझने से पहले या परिभाषा पर जाने से पहले हम आपको एक नॉर्मल तरीके से एक एग्जाम्पल के थ्रू आपका परिचय कराते हैं कि क्या होता है वंशानुक्रम या हेरिडिटी। अच्छा, आप सब ने एक चीज तो बहुत कॉमनली आप सब ने नोटिस करी होगी कि जब भी वंशानुक्रम या हेरिडिटी की बात आती है तो आप सभी के घर में ये कहा गया है जब भी कोई नया बच्चा जन्म लेता है, बच्चा हमेशा नया ही होता है जो जन्म लेता है, तो शब्दों पे मत जाइए। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले जो भी आता है उसको देखने वो आपके यहाँ क्या कहता है, बिल्कुल मम्मी पे गया है, बिल्कुल दादा पे गया है, बिल्कुल नाना पे गया है, बिल्कुल नानी पे गया है या बिल्कुल पापा पे गया है। यही तो कहते हैं, बिल्कुल मौसी पे गया है। मतलब कहीं ना कहीं जहां पर ब्लड रिलेशन होगा लगभग बच्चे को हम उसी से मिलता जुलता बता देते हैं, उसी से मिलता जुलता बताते हैं ना। तो क्यों वो उनकी तरह मिलता है? अभी तो बच्चा वातावरण में आया ही नहीं था, अभी तो जस्ट वो पैदा हुआ है, लेकिन बिल्कुल अपने नाना पे गया है, बिल्कुल अपने पापा पे गया है। क्यों कहते हैं ये बात? क्योंकि यही कारण होता है वंशानुक्रम। होता क्या है कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर हमारे माता पिता या हमारे पूर्वजों से हमारे अंदर कुछ गुण आते हैं जिसमें हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर भी डिफाइन होता है। जैसे कि हमारे बाल कैसे होंगे, हमारी आंखों का कलर कैसा होगा, हमारा कलर कैसा होगा, हमारी हाइट कैसी होगी। कहीं ना कहीं कुछ एक्सेप्शनल केसेस छोड़ दें तो 90% केसेस में ये कहीं ना कहीं बिल्कुल मैच खाता है, बिल्कुल अपने हेरिडिटरी होता है और बिल्कुल अपने मम्मी पापा से मैच खाता है। ठीक है, बाकी कुछ लोग ट्रेनिंग के जरिए थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है तो वहीं पर वातावरण का प्रभाव आता है, लेकिन 90% वंशानुक्रम से जब बच्चा पैदा होता है तो वो किसी ना किसी अपने पूर्वज से मैच खाता है और यहीं पर आता है वंशानुक्रम या हेरिडिटी। आइए देखते हैं अब वंशानुक्रम की परिभाषा। वंशानुक्रम क्या है? माता पिता या पूर्वजों से जो गुण जन्म से मिलते हैं, मतलब कि बच्चे को बिफोर बर्थ जो ट्रेट्स या फिर जो क्वालिटीज उनके अंदर आती हैं अपने मम्मी पापा, अपने दादा दादी, परदादा, नाना नानी से, उसी को हम हेरिडिटी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? हेरिडिटी। अगला फैक्टर जो आता है वातावरण से आपका परिचय कराते हैं। तो वातावरण से परिचय कराने में आपको वातावरण से सब परिचित हैं। एक वंशानुक्रम तो समझ सकते हैं कि किसी के लिए नया शब्द हो भी सकता है। आपका वातावरण खराब है, आपका वातावरण गंदा है, आपका वातावरण बहुत अच्छा है, कितनी शुद्ध वायु है, मतलब ये सारी चीजें
एक वातावरण का ही एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। क्या होता है वातावरण? हमारे आसपास अगल बगल जो कुछ भी है सब कुछ वातावरण है। हमारे आसपास अगल बगल जो कुछ भी है सब कुछ वातावरण है, ठीक है। जैसे कि हमारे अगल बगल हवा है, हमारे अगल बगल कोई व्यक्ति जा रहा है, हमारे अगल बगल पेड़ पौधे लगे हुए हैं, हमारे अगल बगल जो कुछ भी है, ये कैमरा है, ये माइक है, ये स्विच बोर्ड है, ये सीपीयू है, ये बोर्ड है, मतलब जो कुछ भी है सब वातावरण का ही हिस्सा है। भले ही वो कृत्रिम पर्यावरण का, कृत्रिम वातावरण का हिस्सा हो या प्राकृतिक वातावरण का हिस्सा हो, पर वो हिस्सा वातावरण का ही होता है। जैसे हमारा स्कूल, हमारा समाज, ये सब भी हमारे वातावरण का ही निर्माण करते हैं। वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों से परिचय कराने के बाद मैं आपका ध्यान फिर से एक विषय पर ले जाना चाहूंगा, एक टॉपिक जिसको आपने जब वृद्धि और विकास चैप्टर पढ़ा था तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा जो कि मैंने आपको दिया था। एक फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला जो आपको याद होगा कि मैंने आपको दिया था, वो था D इज इक्वल टू H इंटू ई। D इज इक्वल टू H इंटू ई। आई होप आप सभी को ये याद होगा। D इज इक्वल टू H इंटू ई। यहां पर फिर से आपको ये बताने का, याद दिलाने का मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि जो वृद्धि होती है या विकास होता है, जो भी बालक में होता है वृद्धि विकास, वो किसके परिणाम स्वरूप होता है? डेवलपमेंट, यानी कि जो विकास इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट। जो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, उसके थ्रू हमारा डेवलपमेंट होता है, यानी कि हमारा विकास होता है। डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट। इस कॉन्सेप्ट को हम समझ चुके हैं वृद्धि और विकास में, कि जब दोनों अभिक्रिया करते हैं, हेरिडिटी, एनवायरमेंट, तो क्या होता है? हमारा विकास होता है। वंशानुक्रम के बारे में बात करें, हमारा टॉपिक जो आज मेनली हम समझेंगे वो होगा वंशानुक्रम। तो हम वंशानुक्रम के बारे में अगर बात करें तो आप कहेंगे कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो क्यों होते हैं भैया? वो सिर्फ और सिर्फ वातावरण की वजह से होते हैं। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वंशानुक्रम के कारण होते हैं। वातावरण का उसमें बहुत ही कम रोल होता है। भाई वातावरण क्या है? जो हमारे अगल बगल है वो वातावरण है। अब हम पेट में हैं, जब माता के गर्भावस्था में हम रह रहे होते हैं, माँ के पेट में जब बच्चा होता है, तो वहां पर वातावरण का तो रोल कोई होता नहीं है। वहां पर वातावरण हो जाता है शून्य। जो कुछ भी उस वक्त हमें प्राप्त हो रहा होता है, हमारा जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा होता है, वो वंशानुक्रम के कारण हो रहा होता है। ठीक, आई होप आप सब लोग वंशानुक्रम और वातावरण की डेफिनेशन से क्लियर हैं और समझ गए हैं कि क्या होता है वंशानुक्रम और क्या होता है वातावरण। आगे बढ़ते हैं हम, तो देखते हैं कि जो बालक का लिंग निर्धारण होता है, जो बालक का लिंग निर्धारण होता है कि लड़का होगा या लड़की, जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी बात है कि बालक का लिंग निर्धारण जो होता है वो वंशानुक्रम के कारण होता है। जो बालक का लिंग निर्धारण होता है वो एक हेरिडिट्रिक फैक्टर है। मींस if it will be either a boy or a girl, it will be either a boy or a girl. This is an hereditary factor. Means our heredity defines that I will be either a boy or a girl. ठीक है? तो और सबसे बड़ी बात यहां पर आती है, आपकी सबसे बड़ी बात जो आज के समय का सबसे बड़ा मिथ दूर करने वाली बात है। बहुत ध्यान से देखिए, एक्स्ट्रा इसको हाईलाइट करते हैं हम, कि जिसका उत्तरदायी पिता होता है लोगों का, भैया जिसका उत्तरदायी पिता होता है, तो कभी भी अगर किसी को लड़की हो रही है तो इसका जिम्मेदार पिता होता है, माता बिल्कुल भी नहीं होती है। बहुत ही कॉमन मिथ जो लोगों के अंदर होता है कि लड़की हो रही है तो मां जिम्मेदार है। मां बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, पूरी पूरी गलती वहां पर पिता की है। तो यानी कि अगर बालक का लिंग निर्धारण जो है वो उसका उत्तरदायी पिता होता है। ठीक है, अब कैसे पिता होता है इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझाते हैं हम कि जो XX क्रोमोसोम है उससे लड़की बनती है। ठीक है, अगर XX क्रोमोसोम है तो उससे लड़की होगी, और अगर XY है तो लड़का होगा। अब XX क्रोमोसोम है तो लड़की, XY से लड़का। इस बात से समझिए कि अगर XX क्रोमोसोम है तो लड़की बनेगी, तो यानी कि आपकी मम्मी में कौन सा क्रोमोसोम हुआ, माता में कौन सा क्रोमोसोम हुआ,
फीमेल जेंडर में कौन सा क्रोमोसोम हुआ? तो यहां पर जितनी भी बात जब फीमेल या स्त्रीलिंग या फीमेल जेंडर की होगी या माता की बात होगी तो वहां पर क्रोमोसोम मिलेगा हमें एक्स एक्स। ठीक, फिर बात करते हैं जब पिता की बात होगी या किसी लड़के की बात होगी, जब पिता की बात होगी या किसी लड़के की बात होगी तो उनके अंदर क्रोमोसोम पाया जाएगा एक्स वाई एक्स वाई। ठीक, एक्स एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम पाया जाएगा। अब ये हुआ माता का एक्स। देखिए कैसे डिफाइन करते हैं कि पिता का जो होता है वो उत्तरदायी होता है। ठीक है, माता के अंदर तो दोनों एक्स एक्स है। अब माता का एक्स गया, एक्स से मिल गया, कौन बना? कौन बना? बनी लड़की। कौन रिस्पॉन्सिबल? भाई इनके पास तो दोनों एक्स है, इनका एक्स मिला तो कौन बना? लड़की। इनका एक्स गया, वाई से मिल गया, कौन बना? लड़का। कौन बना? लड़का। गर्ल बॉय। ठीक है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? भाई इनका तो दोनों एक्स ही गया है, यहां एक्स ही गया है, यहां भी एक्स गया है। मिला किसका है? मिला फादर का है, वाई। मिला किसका है? फादर का वाई मिला है। फिर सेम ईयर, अगर ये नहीं मान लीजिए उतना रेजिस्ट कर पा रहा है तो ये देख लीजिए, ये गया, ये मिला, एक्स एक्स हो गया, लड़की बन गई। ये गया, लड़का बन गया। कुल मिला के देखिए ये चार कंडीशन तो होगी, चाहे ये एक्स 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 मिलेगा, या ये एक्स वाई मिलेंगे, चाहे ये एक्स एक्स मिलेगा और चाहे ये एक्स वाई मिलेंगे। ठीक है, यही चारों कंडीशन बनती है भाई। तभी तो अगर फादर का एक्स मिलता है तो लड़की मिलती है, अगर फादर का वाई मिलता है तो क्या होगा? अगर फादर का वाई मिलता है तो क्या होगा? लड़का बनेगा, बॉय बनेगा, बॉय लड़का, मेल, मेल जेंडर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, देखिए एक्स एक्स जो है कि आपको बताते चलें, गुणसूत्र की बात करते हैं। इतने का आप ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए होता क्या है कि ये बात हो गई एक्स एक्स की। अब जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं 23 पेयर, यानी कि 23 जोड़े। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो होते हैं 23 पेयर्स। कितने होते हैं? 23 पेयर्स। अब 23 पेयर्स का मतलब हुआ, कभी कभी पेयर में 23 जोड़े पूछ लेता है, कभी कभी वो क्या करता है कि वो पूछता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं होते हैं, तो जोड़ों में ना दे करके वो सीधे संख्या दे देता है, और संख्या होती है 23 दूना 46। तो हम सबसे पहली बात तो यही लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र, कुल गुणसूत्रों की संख्या, कुल गुणसूत्रों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है 23 पेयर्स, 23 पेयर्स और 46, 23 पेयर्स और 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से जो 23rd पेयर होता है 22 को एक तरफ रखते हैं, 22 को हम एक तरफ रखते हैं, ये कैरेक्टर डिफाइनिंग होते हैं या क्वालिटी ले जाते हैं। और जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, 23rd जो क्रोमोसोम होता है ये मेल, ये जेंडर डिफाइनिंग क्रोमोसोम होता है, लिंग निर्धारण करने वाला क्रोमोसोम होता है, जेंडर डिफाइनिंग क्रोमोसोम होता है, जेंडर डिफाइनिंग क्रोमोसोम होता है, जेंडर डिफाइनिंग क्रोमोसोम होता है, लिंग निर्धारण क्रोमोसोम, लिंग
निर्धारण करने वाला गुणसूत्र, करने वाला गुणसूत्र, लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र होता है जो हमारा 23rd पेयर होता है। ठीक है, अब 23rd पेयर की बात करते हैं तो जो 23rd पेयर होता है इसके दो पार्ट। ठीक, जो 23rd पेयर होता है इसके होते हैं दो पार्ट। Either he will be a male or she will be a female. Either he will be a male or she will be a female. ठीक है, तो अब अगर वो मेल है तो उसके अंदर पाया जाएगा, अगर वो मेल है तो उसके अंदर पाया जाएगा XY क्रोमोसोम। उसके अंदर क्या पाया जाएगा? XY क्रोमोसोम। और अगर वो फीमेल है तो उसके अंदर पाया जाएगा XX क्रोमोसोम। उसके अंदर क्या पाया जाएगा? XX क्रोमोसोम। ठीक है, अभी आपको मैंने पीछे ही समझा दिया था कि कैसे लड़का बनता है और कैसे बनती है, पर फिर भी यहां पर जगह है तो मैं आपको फिर भी चाह रहा हूं मैं कि आप देख लें। अगर यहां पे ये मेल हो गया XX, ये हो गया XY, इसको देते हैं मेल और इसको लिखते हैं हम फीमेल। ठीक, अब अगर ये मिल गए XX बन गई लड़की, फिर X और Y मिल गए, इनका X है ये वाला Y है। ठीक, तो अब क्या बनेगा? XY बन गए तो बन गया इसको, अगर ये मिल गए तो बन जाएगा लड़का यानी कि बॉय। ठीक, फिर अगला चलते हैं, इनका ये वाला क्रोमोसोम अगर इनसे मिलता है, ठीक, तो फिर कौन कौन मिला? XX। क्या मिला? XX, तो यानी कि लड़की। फिर नेक्स्ट मिलाते हैं, नेक्स्ट क्रोमोसोम अगर हम मिलाते हैं तो कौन मिलेगा? इनका X जाएगा, इनका Y आएगा, तो XY मिला तो फिर कौन बन जाएगा? फिर आपका बन जाएगा लड़का XY। तो चूंकि XY फादर के पास होता है, इस वजह से जो सेक्स डिटरमाइनिंग होते हैं वो फादर होते हैं या मेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टोटल का टोटल आपका हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट कि कैसे लड़का लड़की बनते हैं। बहुत आसानी से एक चार्ट के मीडियम से आपने समझा है। आई होप आपको क्लियर होगा। टेक द स्क्रीनशॉट, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो लोग नोट्स बना रहे हो प्लीज नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू ऑल। आगे बढ़ते हैं। जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं या हमारे जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, जो हमारे क्रोमोसोम्स या हमारे गुणसूत्र होते हैं, इन पर जीन्स लगे होते हैं। इनमें हजारों की संख्या में, इन नंबर ऑफ थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में जीन्स चिपके हुए होते हैं, जीन्स लगे हुए होते हैं। अब वो जीन्स नहीं, बहुत लोगों को मजा आ गया होगा, मुझे भी आया था जब पहली बार हमने जीन्स का नाम सुना था। आपको चलिए इसी माध्यम से एक छोटी सी बात बताते चलते हैं कि मैं काफी छोटा था, अराउंड 4th या 5th क्लास में जब मैं था, तो मेरे फादर मुझे लेके जा रहे थे कहीं, तो रास्ते में उन्होंने बोला कि ये बताओ हमारी जीन्स कितनी होती हैं। उन्होंने पूछा कि ये बताओ हमारी जीन्स कितनी होती है। मैंने फट से जवाब दिया, पापा 3, 2 ब्लू वाली और एक काली वाली। अब भैया वहां पे और भी लोग थे, खूब हंसी, खूब मजाक हुआ मेरा। तो ऐसी बात नहीं है फिलहाल, अब हम लोग सब बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो एक बचपन की बात थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दिया जाए। तो जब सबसे पहली बात, जब सब लोग जीन्स का नाम सुनते हैं तो सबको वही पैंट वाली जीन्स पता होती है, तो उसी जीन्स के बारे में सब लोग जानते हैं। तो क्रोमो क्या होता है, क्या है जीन्स, आइए इसके बारे में जान। जो जीन्स होता है ये एक टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं। मींस टाइनी स्ट्रक्चर्स, बेसिकली इनका काम क्या होता है, इनका कुल मतलब जो हमसे इनका मतलब है, बायोलॉजी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो उतना डिटेल नहीं जाने की जरूरत है। जीन्स का जो काम होता है, जीन्स का काम सिर्फ इतना होता है कि जो
हम जो कुछ भी हमारे जो क्वालिटीज हैं, मींस जो हमारी क्वालिटीज हैं, वो क्रोमोसोम्स नहीं ले जाते हैं, वो हमारे जो क्रोमोसोम्स पे लगे जो वो थाउजेंड्स ऑफ जीन्स होते हैं, वही हमारी क्वालिटीज, हमारे कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर करते हैं। जो जीन्स होते हैं यही हमारी क्वालिटीज, हमारे कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर करते हैं। जीन्स की स्पेलिंग भी ये नहीं है जो आप लोग सब जानते हैं। जीन्स भैया, ये जीन्स की स्पेलिंग नहीं है, इसको मत लिखिएगा। आइए लिखते हैं, एक पॉइंट वाइज इसको भी पॉइंट बना लीजिएगा। कि जो अभी हमने क्रोमोसोम्स पढ़ा था ना, तो क्रोमोसोम्स के बारे आगे ही लिखते हैं कि इन, या ऊपर लिखते हैं, हल्का सा दिख रहा है ना आप सबको, इन गुणसूत्रों पर इन गुणसूत्रों, लिखिएगा, इन गुणसूत्रों पर 1000 जीन्स होते हैं। गुणसूत्रों पर 1000 जीन्स होते हैं जो माता पिता के गुणों के वाहक, जो माता पिता के गुणों के वाहक होते हैं, जो माता पिता के गुणों के वाहक होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। जीन्स मैंने आपको समझा दिया है कि जीन्स एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे क्रोमोसोम्स पे जुड़ा होता है, और वो क्रोमोसोम्स से उसका काम क्या होता है कि वो हमारे जो क्वालिटीज या कैरेक्टर या ट्रेट्स होते हैं जो हमारे माता पिता या हमारे पूर्वजों में होते हैं, उनको ट्रांसफर करना इसका काम होता है। आइए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। कुछ हमें वंशानुक्रम से सब कुछ तो अच्छा मिलता नहीं है। वंशानुक्रम से हमें काफी चीजें अच्छी मिलती हैं, जैसे हमारे बालों का कलर, हमारा बाल, हमारी आंखें, हमारी आवाज, हमारा लुक, हमारे हाइट, हमारी पर्सनैलिटी, लगभग लगभग हर चीज जो है, हमारी जो टोन होती है आवाज की, ये भी कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स से काफी ज्यादा मिलती जुलती होती है। तो सब कुछ तो अच्छा मिलता नहीं है। तो वंशानुक्रम में जब सब कुछ अच्छा नहीं मिलता है, तो यानी कि हमें कुछ चीजें बुरी भी मिल जाती हैं। जैसे कि रोग, जो सबसे खतरनाक चीज होती है। आप कभी भी किसी डॉक्टर के यहां गए होंगे तो वो आपसे एक हिस्ट्री, किसी भी अच्छे डॉक्टर के यहां जाइए, नॉट दैट जोला छापन, सो वो लोग क्या करते हैं, आप पेशेंट की हिस्ट्री लिखवाते हैं। तो उसमें उन्होंने देखा होगा, आपसे पूछा होगा, कोई भी रोग हो तो आपके ऐसे एंसेस्ट्रल हिस्ट्री नाम का कॉलम होता है कि माता पिता को ये था, दादा दादी को ये था, घर परिवार में किसी को पहले से ये बीमारी थी। जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर मोस्ट कॉमन डिजीज है जो आजकल बहुत ही ज्यादा वाइडली चल रही है, मतलब ट्रेंडिंग बीमारी है भैया। तो उसी ट्रेंडिंग में आती है आपकी ब्लड प्रेशर और शुगर। तो कभी भी डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो पूछेंगे, सबसे पहली बार जब होगा तो यही पूछेंगे, खानदान में पहले किसी को थी, मम्मी पापा कोई बीमारी थी। शुगर के लिए स्पेशली ये होता है, ठीक है। तो कुछ बीमारियां जो है हमें वो वंशानुक्रम और वातावरण से मिलती हैं, जिनमें हम सबसे जो फेमस बीमारी है उसका नाम लेते हैं हेमोफीलिया। हेमोफीलिया, दिस इज एक टाइप का ये ब्लड की बीमारी होती है, ब्लड कैंसर होता है। बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं बिकॉज द ब्लड नीड्स टू बी चेंज्ड। खून को बार बार बदलना पड़ता है हेमोफीलिया में। बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है और पेशेंट्स मोस्टली सर्वाइव नहीं कर पाते हैं हेमोफीलिया में। नॉट फॉर दैट साइंस, क्योंकि साइंस ने सब कुछ पॉसिबल कर दिया है और इलाज के माध्यम से कई बार बहुत लंबे समय तक को जिंदा भी रखा जाता है, पर बहुत बहुत ज्यादा खर्चीला इसका इलाज है, तो इसलिए सर्वाइव करना लगभग बहुत मुश्किल हो जाता है। सर्वाइव करना लगभग बहुत मुश्किल हो जाता है हेमोफीलिया के पेशेंट्स को। जो नेक्स्ट है आपका, ये एक टाइप का कैंसर होता है। जो नेक्स्ट है आप बीमारी है आपकी, सॉरी एक मिनट आपको हेडिंग दिला दें, नहीं तो नेक्स्ट टाइम आप भूल ही जाओगे कि सर हेमोफीलिया होता क्या है। तो लाइक यहां पे एक हेडिंग डाल लीजिए, वंशानुक्रम से होने वाले
वंशानुक्रम से होने वाले रोग। ठीक, हम जो पहला रोग पढ़ने जा रहे हैं या मैंने आपको बता दिया है वो है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया दूसरा रोग अब हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस। जो दूसरा रोग हम पढ़ेंगे वो होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस जो है हमारा ये एक प्रकार का वंशानुक्रम का रोग होता है। कलर ब्लाइंडनेस को हिंदी भाषा में बोलते हैं वर्णांधता। लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। वर्णांधता, वर्णांधता, जो वर्णांधता होता है इसको इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस। होता क्या है कि हमारी जो आंख में सेल्स होती हैं, बहुत डीप बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको, जरूरत नहीं है इतना फिलहाल, फिर भी आप जान लीजिए क्योंकि कई बार सीटेट ने पूछा है कि किसके डिस्ट्रक्ट होने से हमको कलर ब्लाइंडनेस रोग होता है। ठीक है, सीटेट ने पूछा है, मैं इसलिए बताता चल रहा हूं कि कलर ब्लाइंडनेस जो है वो आपकी आंखों के अंदर वो टिश्यूज पाई जाती हैं या नर्व्स पाई जाती हैं जिनका नाम होता है रॉड और कोन, जिनका नाम होता है रॉड और कोन, रॉड्स एंड कोन्स। तो जो कोन्स होती है वो आपको कलर दिखाती है और रॉड्स आपको ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रक्चर देखने में मदद करती है। तो जब कोन्स में कोई दिक्कत आती है तो आपको वो कलर स्ट्रक्चर नहीं दिखता है। और ऐसा होता क्या है कि ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल कोई कलर नहीं देख पाते हैं, पर फिर भी आपको कुछ कलर्स को डिफरेंशिएट करने में दिक्कत हो जाती है। आपको कुछ कलर्स को डिफरेंशिएट करने में दिक्कत हो जाती है। या एक प्रकार की वंशानुक्रम की बीमारी है जो हमें अपने हेरिडिटरी फैक्टर से मिली होती है। जो वर्णांधता होती है इसमें होता क्या है कि जो बच्चा होगा वो हरे और लाल रंग में अंतर करने में कठिनाई महसूस करता है। बच्चा जो है वो हरे और लाल रंग में अंतर करने में कठिनाई महसूस करता है। यही होती है आपकी वर्णांधता। हरे और लाल रंग में अंतर करने में हरे और लाल रंग में अंतर करने में कठिनाई। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। जो आपकी ये दो बहुत फेमस बीमारियां अक्सर पूछी जाती हैं पेपर्स में, इसलिए इन दोनों को पहले लिया मैंने। जो हेमोफीलिया नाम की आपकी बीमारी है, जो हेमोफीलिया है, हेमोफीलिया जो नाम की बीमारी है, इसको हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। इसको बोलते हैं राजघराने की बीमारी या रॉयल डिजीज, इंग्लिश वालों के लिए रॉयल डिजीज। इसको हम कवर करना भूल गए थे, अभी याद आया। राजघराने की बीमारी, राजघराने की बीमारी, राजघराने की बीमारी बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं राजघराने की बीमारी? क्योंकि सबसे पहले महारानी विक्टोरिया को हुई थी। सबसे पहले इसका जो पेशेंट मिला था वो सबसे पहले महारानी विक्टोरिया को हुआ। महारानी विक्टोरिया को हुआ सबसे पहले, दिख रहा है, सबसे पहले महारानी विक्टोरिया को हुआ, इसलिए इसे राजघराने की बीमारी बोलते हैं। सबसे पहले महारानी विक्टोरिया को हुआ, ठीक है, इसलिए इसे राजघराने की बीमारी बोलते हैं। या फिर इंग्लिश में इस राजघराने की बीमारी को जो लोग इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए रॉयल डिजीज। इसको क्या बोलते हैं? रॉयल डिजीज। नेक्स्ट जो अब हम लोग लेने चल रहे हैं वो है कि डाउन सिंड्रोम। हम लोग जो नेक्स्ट बीमारी लेने चल रहे हैं वो है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट डाउन सिंड्रोम लिखते चलिएगा। डाउन, हिंदी वालों भैया आपको भी लिखना पड़ेगा, बीमारी का नाम है, हिंदी में शायद नहीं होता है या फिर मुझे नहीं पता है, फिलहाल मैं इंग्लिश में ही आज तक मैंने भी पढ़ा है। तो इसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम।
माता के जो 21वां गुणसूत्र होता है, मतलब मदर का जो 21st, आपको मैंने बताया था कि जो माता होती है उसके अंदर या पिता होता है, सबके अंदर 23 गुणसूत्र होते हैं। जो 23वां गुणसूत्र होता है वो सेक्स डिटरमाइनिंग होता है, और जो बाकी गुणसूत्र होते हैं वो कैरेक्टर डिफाइनिंग होते हैं, जो क्वालिटी डिफाइनिंग होते हैं। तो माता के जो 21वां गुणसूत्र होता है वो अपने आप को अलग नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर बीमारी होती है जिसका नाम होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक प्रकार की बीमारी है जो कि हेरिडिट्रिक है। और आपको एक खास बात इसके बारे में ये बता दें कि इसमें बच्चे का फिजिकल और मेंटल ग्रोथ प्रभावित होता है। बच्चे का मेंटल और फिजिकल ग्रोथ प्रभावित होता है। तो आइए लिखते हैं हम डाउन सिंड्रोम के बारे में। ब्लैक, माता के 21वें गुणसूत्र, माता के 21वें गुणसूत्र में जोड़े के अलग ना हो पाने से, माता के जो 21वां गुणसूत्र होता है उसका जो जोड़ा होता है एक्स 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 वाई का, वो अलग नहीं हो पाता है, एक्स 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 का वो अलग नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम नाम की बीमारी हो जाती है। जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम नाम की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट डिजीज जो अब हम लोग लेने जा रहे हैं वो है क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। क्या है? क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। क्या है? क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, तो क्लीन फिल्टर सिंड्रोम क्या होता है कि पिता द्वारा एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र प्राप्त होने वाले से संतान को क्लीन फिल्टर सिंड्रोम हो जाता है। पिता से मींस जो फादर होते हैं उनसे जब हमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम मिल जाता है, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम मिल जाता है, तो क्या होता है कि हमें क्लीन फिल्टर सिंड्रोम होता है। और आपको खास बात बता दें कि सिर्फ लड़कों में यह पाया जाता है। मैं आपको इसके बाद यही समझाने वाला हूं कि कैसे ये सिर्फ और सिर्फ लड़कों में पाया जाता है। बहुत आराम से पढ़ रहे हैं हम लोग। आई होप आप सबको ये सारी चीजें क्लियर होती चल रही होंगी। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, पिता के एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम, पिता के एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम प्राप्त होने से, पिता के एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम प्राप्त होने से आपको क्लीन फिल्टर सिंड्रोम होता है। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम की एक खास बात है जो मैं आपको बता दूं कि ये एक, इसमें तो सिर्फ फिजिकल और मेंटल ग्रोथ जो हमारी है वो रिटार्ड होती थी, जिसमें हमारी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ है वो रिटार्ड होती थी डाउन सिंड्रोम में। लेकिन जो आपका क्लीन फिल्टर सिंड्रोम है इसमें क्या होता है कि आपका जो कैंसर जैसी बीमारियां आपको हो जाती हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। और आपको समझाते हैं कि एक अतिरिक्त क्रोमोसोम क्या मिलता है। देखिए होता क्या है, जब हमको लड़का होता है या फिर जो हम लड़का बनते हैं तो एक्स वाई क्रोमोसोम मिलता है। ठीक है, लड़की होती है तो एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। लेकिन होता क्या है, माता का एक्स जाता है, ये माता का एक्स है, पिता के वाई से मिलता है, माता का एक्स पिता के वाई से मिलता है, तो हमें एक्स वाई क्रोमोसोम से हम लड़के बनते हैं। होता क्या है कि माता का एक्स वाई से जाता है, साथ ही साथ जो पिता का एक्स होता है वो साथ में अटैच, वो हो जाता है में अटैच, जिसकी वजह से अब भाई एक अतिरिक्त हो गया ना, ये एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया, ये एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया, तो जिसकी वजह से हमें हो जाता है क्लीन फिल्टर सिंड्रोम एक्स एक्स वाई। एक क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है, इसको समझने के लिए ही मैंने सिर्फ लिखा था एक्स एक्स वाई एक्स एक्स। ठीक है,
ये समझने के लिए था एक्स एक्स वाई और एक्स एक्स, ये क्लीन फिल्टर सिंड्रोम की वजह से ये फॉर्मूला आपका बन के आता है। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम के एक क्वेश्चन पूछा था एग्जामिनर ने कि एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम के मिलने से कौन सा रोग होता है एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम की वजह से। इसको मिटाल देते हैं नहीं तो ये कंफ्यूज करेगा आपको। तो एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम के मिलने से कौन सा रोग होता है, तो होता है आपका क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, जिसमें पिता का एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम आकर चिपक जाता है, जिसकी वजह से होता है क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। ठीक, आई होप इट्स ऑल क्लियर। भैया इतना डिटेल्ड बहुत है, इतना डिटेल्ड बहुत है समझने के लिए हेरिडिटी कि क्या होता है हेरिडिटी, क्या क्या हमको मिलता है हेरिडिटी से, और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं हेरिडिटी से। ठीक है, हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, डाउन सिंड्रोम, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। इससे ज्यादा आपको हेरिडिटी से कुछ भी नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा आपको हेरिडिटी से कुछ भी नहीं पूछेगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जिनको लिखना है वो लिख लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप सबने लिख लिया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो वंशानुक्रम है ये एक क्रम में चलता है, जो कि एग्जाम्स में स्पेशली आपके टेट में जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, अपकमिंग एग्जाम है, उसमें पूछा गया है कि वंशानुक्रम का सही क्रम क्या है। वंशानुक्रम का सही क्रम क्या है। तो आइए अब हम वंशानुक्रम का सही क्रम देखते हैं कि क्या होता है वंशानुक्रम का सही क्रम, मतलब कैसे चलता है इसकी प्रक्रिया। ठीक है, हेडिंग डालेंगे वंशानुक्रम का सही क्रम, वंशानुक्रम का सही क्रम है। वंशानुक्रम का सही क्रम, सही क्रम है। ठीक, वंशानुक्रम का सही क्रम है। हिंदी में लिखते हैं इसको, हिंदी वाले बच्चों भैया लिखिए, अंडाणु प्लस शुक्राणु, अंडाणु प्लस शुक्राणु, अंडाणु प्लस शुक्राणु, यानी कि स्पर्म और एग जब मिलते हैं तो क्या बनता है आपका युग्मनज। युग्मनज, युग्मनज। अंडाणु प्लस शुक्राणु गिव्स आउट युग्मनज। फिर जो बनता है उसको बोलते हैं बीज गुहा, बीज गुहा, बीज गुहा, बीज गुहा, बीज गुहा। ठीक है, ये हो गया आपका हिंदी में। इंग्लिश में हम इसको लिखेंगे स्पर्म, मेल्स का जो स्पर्म होता है प्लस फीमेल एग से मिल करके जाइगोट बनता है। जब दोनों का फ्यूजन होता है तो जाइगोट नाम का एक स्ट्रक्चर आता है और उसके रिजल्ट में ब्लास्टोसिस्ट होता है, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। इंग्लिश हिंदी आई होप आज आपको दोनों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी है कि आपको दोनों चीजें समझ में आ जाए। आज पूरा ख्याल रखा गया हिंदी और इंग्लिश वालों का। इंग्लिश वालों आई होप आपको कोई नाराजगी नहीं होगी कि सर कवर नहीं होता है मैटर इंग्लिश में, आप टर्म्स छोड़ देते हैं। तो ये रहा आपका वंशानुक्रम, कंप्लीट वंशानुक्रम, जो मैंने पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश करी। नेक्स्ट में हम जब आएंगे तो आप वंशानुक्रम और वातावरण की परिभाषा से लेकर शुरू करेंगे, वंशानुक्रम और वातावरण के कुछ सिद्धांत जानेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और मुझे विदा दीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।